हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इरोडोव का प्रॉब्लम 1.153। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और ये सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट्स को यूज़ करता है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल क्यूब्स ईच ऑफ मास m लिंक टुगेदर बाय अ कंप्रेस्ड वेस्टलेस स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस k। The cubes are also connected by a thread which is burned through at a certain moment. Find part A of the question. At what values of delta L the initial compression of the spring the lower cube will bounce up after the thread has been burned through. Part B है to what height h the center of gravity of the system will rise if the initial compression of the spring is delta L is equal to 7 mg by k। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। आप लोग पहले इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं होप कर रहा हूँ आपने एक बार ट्राई कर लिया है। तो देखिए, इसमें मैंने बॉडी का जो मोशन होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ डायग्राम बना रखे हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कि इनिशियल कंडीशन में सिस्टम कैसा दिखेगा। तो हमारे पास में एक लोअर ब्लॉक है, एक अपर ब्लॉक है। अपर ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और हमने उसको एनएलपी से, यहाँ पे मैंने इस तरीके से एनएलपी शो किया हुआ है। एनएलपी से ब्लॉक जो है वो डेल्टा एल नीचे है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो अपर ब्लॉक है उसको हम एनएलपी से कितना नीचे दबाएं ताकि हम इसको जब छोड़ें तो इस पूरे सिस्टम के मोशन के दौरान नीचे वाला ब्लॉक जमीन से कांटेक्ट लूज कर दे, यानी कि नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल 0 हो जाए। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। हमें पता है कि जब हम ये अपर ब्लॉक को रिलीज करेंगे डेल्टा एल कंप्रेशन के बाद में, तो ये ऊपर की तरफ आएगा। जब तक ये एनएलपी के ऊपर नहीं जाएगा तब तक स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव नहीं आएगा, और जब तक स्प्रिंग के अंदर कोई खिंचाव नहीं आएगा तब तक लोअर ब्लॉक के ऊपर कोई अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं आएगा, यानी कि तब तक तो नॉर्मल 0 हो ही नहीं सकता। यानी कि अपर ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर तो जाना ही पड़ेगा, अपर ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने फाइनल कंडीशन के अंदर, ये फाइनल कंडीशन है जिसमें मैंने अपर ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर बनाया है। ठीक है, तो जब अपर ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी उस टाइम तक स्प्रिंग के अंदर इतना एक्सटेंशन आ जाना चाहिए कि स्प्रिंग फोर्स कंप्लीटली लोअर ब्लॉक के वेट को नलीफाई कर दे, ताकि नॉर्मल जो है वो लोअर ब्लॉक के ऊपर 0 हो जाए। ये है इस क्वेश्चन का बेसिक कंसेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। तो हम लोग इसके अंदर अब कैलकुलेशंस करना चालू करते हैं। तो मान लेते हैं कि जो अपर ब्लॉक है वो एनएलपी से एक्स डिस्टेंस ऊपर चला जाता है, और ये एक्स डिस्टेंस इतना होता है कि लोअर ब्लॉक का कांटेक्ट लूज हो जाता है ग्राउंड से। यानी कि लोअर ब्लॉक के ऊपर अगर हम देखें तो नॉर्मल कांटेक्ट 0 हो जाएगा। लोअर ब्लॉक के ऊपर अगर नॉर्मल कांटेक्ट 0 है, यानी कि उसके ऊपर लगने वाला के एक्स का फोर्स एम जी को बैलेंस कर रहा होगा। यानी कि हम ये वाली इक्वेशन बना सकते हैं। इससे हम बोल सकते हैं कि एक्स की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी एम जी बाई के। ठीक है, यानी कि अपर ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर एम जी बाई के जाना पड़ेगा, तब जाकर के लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये तो हो गई एक बात। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अगर हमें अपर ब्लॉक को एनएलपी के ऊपर एम जी बाई के लेके जाना है तो डेल्टा एल की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इनिशियल कंडीशन से लेकर के इस फाइनल कंडीशन तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, और वो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा करके हम डेल्टा एल की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल स्टेट। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्सेस काम कर रहे होंगे। अब देखो इसके अंदर हम ये देख सकते हैं कि लोअर ब्लॉक जो है उसके ऊपर तो ग्रेविटी का वर्क 0 रहेगा, और लोअर ब्लॉक के ऊपर स्प्रिंग फोर्स का वर्क भी 0 रहेगा। तो स्प्रिंग का वर्क हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और ग्रेविटी का वर्क कैलकुलेट करेंगे। ग्रेविटी का वर्क केवल हम अपर ब्लॉक के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और इन दोनों का जो वर्क होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और हमको पता है कि अपर ब्लॉक की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल भी 0 थी, तो इसीलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा 0। तो यही हम लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वो हो गया 0 माइनस 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, तो जो अपर ब्लॉक था वो इनिशियली डेल्टा एल नीचे था, फाइनली वो कितना ऊपर गया है, एनएलपी के एक्स ऊपर गया है। तो यानी कि टोटल वो कितना ऊपर गया है, डेल्टा एल प्लस एक्स ऊपर गया है ब्लॉक। तो ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एम जी इंटू डेल्टा एल प्लस एक्स, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव होगा। प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आएगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स स्टूडेंट्स हम जानते हैं वो होता है हाफ के एक्स इनिशियल स्क्वायर माइनस एक्स फाइनल स्क्वायर। तो एक्स इनिशियल है डेल्टा एल, एक्स फाइनल है एक्स। तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटी है वो हमारे पास में आ जाएगा माइनस ऑफ एम जी इंटू डेल्टा एल प्लस एक्स, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया, और ये 0 के बराबर होगा। इसको आप जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, जो कि आप कर सकते हैं आसानी से, तो आपको डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाती है 3 mg/k।
तो यही आंसर है। तो डेल्टा एल की वैल्यू अगर 3 mg/k होगी, यानी कि अगर आप अपर ब्लॉक को एनएलपी के नीचे 3 mg/k इतना कंप्रेशन अगर आप दे देंगे तो अपर ब्लॉक इतना ऊपर चला जाएगा एनएलपी के कि वो लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट को जीरो कर देगा। अपर ब्लॉक इतना ऊपर चला जाएगा कि स्प्रिंग के अंदर इतना एक्सटेंशन आ जाएगा कि वो लोअर ब्लॉक के वेट को नलीफाई कर पाएगा स्प्रिंग फोर्स, और लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो था मेथड 1 पार्ट ए का। इसी का मैं आपको मेथड 2 भी बताता हूँ स्टूडेंट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग है मेथड 2। यहाँ पे मैंने मेथड 2 डिस्क्राइब किया है। तो देखिए मेथड 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पार्ट 1 का। तो देखो यहाँ पर मैंने दो पोजीशंस बनाई हैं हमारे रेफरेंस के लिए स्टूडेंट्स। एक तो पोजीशन है एनएलपी जो कि ये वाली रेफरेंस लाइन है, और एक पोजीशन मैंने बनाई है इक्विलिब्रियम पोजीशन जो कि ये वाली रेफरेंस लाइन है। तो दो रेफरेंस लाइन मैंने यहाँ पे बना रखी हैं, एक एनएलपी और एक इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हम कंसीडर करें तो हमको पता है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अगर मान लीजिए कोई भी थ्रेड से आप इसको कोई भी थ्रेड से अगर आप बांध के नहीं रखते अपर ब्लॉक को लोअर ब्लॉक के साथ में, तो ये इक्विलिब्रियम में टिक जाएगा अपर ब्लॉक। और वो एनएलपी से कितना नीचे होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, हमको पता है कि वो वाली वैल्यू होगी x0 = mg/k, यानी कि इक्विलिब्रियम में अपर ब्लॉक जो है वो एनएलपी से mg/k नीचे होगा। हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अपर ब्लॉक को हम कितना नीचे ले जाएं एनएलपी से, ये डेल्टा एल की वैल्यू कितनी हो कि आप अपर ब्लॉक को अगर रिलीज करें तो वो लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट जीरो कर दे मोशन के दौरान। ये क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो ये देखा कि एनएलपी से इक्विलिब्रियम पोजीशन में अपर ब्लॉक कितना नीचे रहेगा mg/k। ठीक है, तो अब दूसरी बात ये आती है, हमको ये बात ऑलरेडी पता है कि अपर ब्लॉक जब तक एनएलपी के mg/k ऊपर नहीं जाएगा तब तक लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट जीरो नहीं हो सकता। ये वाली चीज हम चेक कर सकते हैं। देखो लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट जब जीरो होगा तो उस केस में kx = mg होना चाहिए, यानी कि स्प्रिंग के अंदर इतना एक्सटेंशन आना चाहिए mg/k का। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि जब तक स्प्रिंग के अंदर mg/k का एक्सटेंशन नहीं आएगा तब तक लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट जीरो नहीं होगा। यानी कि हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अपर ब्लॉक का एनएलपी के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो mg/k के बराबर होना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमको क्लियर है। अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कि हम लोग इस क्वेश्चन को एसएचएम के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। मतलब पार्ट बी जो मैंने आपको, पार्ट ए जो है उसका जो मेथड 2 है वो मैं एसएचएम के कंसेप्ट से सॉल्व करने वाला हूँ। तो हमें पता है एसएचएम के कंसेप्ट से यहाँ पे लोअर ब्लॉक तो मूवमेंट कुछ हुआ नहीं है। अपर ब्लॉक जो है वो एक तरीके से अगर लोअर ब्लॉक स्टेशनरी रहता है तो अपर ब्लॉक जो है वो एसएचएम करेगा, और अगर वो एसएचएम करेगा तो यानी कि जितना वो इक्विलिब्रियम के नीचे गया होगा उतना ही वो इक्विलिब्रियम के ऊपर जाएगा। यहाँ पे हम ये देख सकते हैं ब्लॉक के लिए कि ये जो ब्लॉक है ये इक्विलिब्रियम के नीचे कितना था, सॉरी इक्विलिब्रियम एनएलपी से इक्विलिब्रियम वाली जो कंडीशन है वो हमको पता है x0 है, और ब्लॉक फाइनली कितना ऊपर गया है x0 इतना ही ऊपर चला गया है, यानी कि इक्विलिब्रियम से ब्लॉक ऊपर कितना गया है टोटल, ये वाली जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस स्टूडेंट्स है 2mg/k। ये वाली डिस्टेंस 2mg/k है। हमको पता है एसएचएम के कंसेप्ट से कि जितना वो इक्विलिब्रियम के ऊपर गया होगा ब्लॉक, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई होगी जो कि हो गई है फाइनली, उतना ही ब्लॉक नीचे गया होगा इक्विलिब्रियम के, यानी कि ये वाली डिस्टेंस भी 2mg/k ही रही होगी। और ये वाली डिस्टेंस अगर हमको 2mg/k मिल गई तो हम ये बोल सकते हैं क्योंकि एनएलपी और इक्विलिब्रियम के बीच की जो डिस्टेंस है वो mg/k है, तो यानी कि ब्लॉक को हम mg/k + 2mg/k इतना डिस्टेंस नीचे लेके गए होंगे। ब्लॉक को जब आप mg/k यानी कि एनएलपी से mg/k + 2mg/k इतना डिस्टेंस आप नीचे लेके जाओगे तभी ब्लॉक इक्विलिब्रियम के 2mg/k ऊपर जा पाएगा, है कि नहीं। और यही हमको चाहिए कि ब्लॉक इक्विलिब्रियम से 2mg/k ऊपर चला जाए, तभी वो एनएलपी से mg/k ऊपर जाएगा और तभी नॉर्मल कांटेक्ट लोअर ब्लॉक पर जीरो होगा। तो इक्विलिब्रियम के अगर ब्लॉक 2mg/k ऊपर जाता है यानी कि इक्विलिब्रियम को के नीचे हमको ब्लॉक को 2mg/k से ले जाना पड़ेगा, तो यानी कि एनएलपी से हमको नीचे कितना ले जाना पड़ेगा 3mg/k के बराबर नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको पता लगता है कि डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 3mg/k। तो ये हमारे पास में पार्ट बी का सेकंड सॉल्यूशन आ गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने थोड़े एसएचएम के कंसेप्ट को यूज़ किया और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आता है पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन। पार्ट बी जो है स्टूडेंट्स इसका बहुत ही बढ़िया पार्ट है, बहुत मज़ेदार है। तो देखिए इसको आप अच्छे से समझिए। पार्ट बी के अंदर वो क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि अगर हम एनएलपी से, ये कंडीशन जो है वो एनएलपी की दी हुई है, अगर मान लीजिए हम एनएलपी से ब्लॉक को डेल्टा एल नीचे ले जाएं जहां पर डेल्टा एल की वैल्यू है 7mg/k, अगर हम इतना नीचे ले जाएं ब्लॉक को और रिलीज कर दें तो
सेंटर ऑफ मास उसकी ओरिजिनल कंडीशन से कितना ऊपर चला जाएगा, ये क्वेश्चन है पार्ट बी का। तो देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में स्प्लिट करके करेंगे। दो पार्ट्स में हम क्यों स्प्लिट कर रहे हैं ये मैं आपको भी समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसकी ओवरऑल अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए अप्रोच हमारी क्या रहेगी। हमको पता है कि जब तक लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो नहीं होता, तब तक इस पूरे के पूरे स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के ऊपर दो फोर्सेस लग रहे होंगे एक्सटर्नल। एक तो लग रहा होगा ग्रेविटी का फोर्स और एक लग रहा होगा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड। और जब तक नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो नहीं होता, तब तक सेंटर ऑफ मास के मोशन को एनालाइज करना टफ पड़ेगा। जब नॉर्मल जीरो हो जाएगा लोअर ब्लॉक के ऊपर, तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास प्योरली मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा, क्योंकि जब लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो लोअर ब्लॉक के ऊपर जो स्प्रिंग फोर्स के अलावा जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा वो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अपर ब्लॉक के ऊपर भी एक्सटर्नल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, और स्प्रिंग फोर्स क्योंकि एक इंटरनल फोर्स है तो वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को तो चेंज कर नहीं पाएगा। यानी कि जैसे ही लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास के ऊपर केवल एक ही एक्सटर्नल फोर्स होगा, और वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि सेंटर ऑफ मास उस इवेंट के बाद में जब नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा लोअर ब्लॉक के ऊपर, उसके बाद में सेंटर ऑफ मास प्योरली मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। तो उस कंडीशन के पहले, यानी कि इवेंट बी के पहले, इवेंट बी ये इवेंट है, इवेंट बी के पहले अगर हम एनालाइज करें ब्लॉक के मोशन को, दोनों ब्लॉक्स के मोशन को, तो उसमें हम ये बोल सकते हैं कि अपर ब्लॉक जो है वो डेल्टा एल के कंडीशन से एम जी बाई के ऊपर आ जाएगा। यहाँ पे ये एम जी बाई के ऊपर आ जाएगा, और जब एम जी बाई के ब्लॉक ऊपर आ जाएगा तब हमको पता है कि लोअर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट जीरो हो जाएगा। तो इस कंडीशन ए से कंडीशन बी तक हमको सेंटर ऑफ मास का अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो हमको यहाँ पर प्योरली कैलकुलेशन करके कि कितना अपर ब्लॉक ऊपर गया, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का, ये वाला कि डेल्टा आर सी एम इज इक्वल टू एम वन डेल्टा आर वन प्लस एम टू डेल्टा आर टू अपॉन एम वन प्लस एम टू। ये फॉर्मूला लगा करके हम डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। और जब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा ब्लॉक बी के ऊपर, ये लोअर ब्लॉक के ऊपर जब कॉन्टैक्ट लूज हो जाएगा कंडीशन बी के अंदर, तो उस पॉइंट के बाद में हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। तो फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी के कंसेप्ट यूज करके, यानी कि काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट यूज करके सेंटर ऑफ मास का फर्दर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालेंगे। और अगर हम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट और फाइनल जो मोशन अंडर ग्रेविटी वाला डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमको टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट है स्टूडेंट्स। तो हम लोग सबसे पहले तो ये निकालते हैं कि इवेंट ए से इवेंट बी तक सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो हमको इसमें डेल्टा एल तो इनिशियली गिवन ही है कि इनिशियल जो डिस्प्लेसमेंट हमने एनएलपी के नीचे किया है ब्लॉक का वो है 7 mg बाई के, ये चीज़ हमको गिवन है। ठीक है, और इस पोजीशन से लेकर के इवेंट बी तक जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपर ब्लॉक का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उसका आधा होगा, क्योंकि लोअर ब्लॉक तो चला ही नहीं है और दोनों ब्लॉक्स का मास बराबर है। या फॉर्मूले से भी देख सकते हैं, डेल्टा आर सी एम वाले फॉर्मूले से जो मैंने ऊपर लिख रखा है। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो ए से बी तक अगर हम जाएं तो हम लिख सकते हैं, लेट्स से डेल्टा आर वन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए टू बी। तो डेल्टा आर वन की वैल्यू क्या आएगी, इस फॉर्मूले के हिसाब से हम देख सकते हैं कि अपर ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट वो हुआ है 7 mg बाई के प्लस mg बाई के मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ अपर ब्लॉक प्लस मास ऑफ लोअर ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर ब्लॉक। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर ब्लॉक जीरो है इसलिए यहाँ पे जीरो लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा 4 mg बाई के, इवेंट ए से लेकर के इवेंट बी तक। तो ए से बी तक जाने में सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4 mg बाई के होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जब आप इवेंट बी पे पहुंचोगे तब अपर ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये नॉन जीरो है, यहाँ पर वेलोसिटी वी है। यानी कि लोअर ब्लॉक की वेलोसिटी तो अभी जीरो है, उस पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट भी जीरो हो गया है इवेंट बी तक, और अपर ब्लॉक की वेलोसिटी है वी। और पूरे सिस्टम के ऊपर अगर आप देखोगे तो अब केवल एक ही एक्सटर्नल फोर्स बचा हुआ है, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। स्प्रिंग का जो फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, और हमको पता है कि इंटरनल फोर्सेज जो होते हैं वो सेंटर ऑफ मास के मोशन को चेंज नहीं करते, केवल एक्सटर्नल फोर्स कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स केवल ग्रेविटी का बचा हुआ है, तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अब सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में जैसा मोशन होता है उस तरीके का मोशन करेगा, यानी कि मोशन अंडर ग्रेविटी करेगा। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इवेंट बी के बाद में अब क्या होगा, द सेंटर ऑफ मास विल परफॉर्म मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है ना, तो हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास के ऊपर मोशन अंडर ग्रेविटी लगा रहे हैं, केवल अपर ब्लॉक के ऊपर नहीं लगा रहे हैं और केवल लोअर ब्लॉक के ऊपर भी नहीं लगा रहे हैं।
सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास के ऊपर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, v² - u² इज इक्वल टू 2as। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी पॉइंट बी पर वो v/2 हो जाएगी, क्योंकि लोअर ब्लॉक जो है उसकी वेलोसिटी 0 है, अपर ब्लॉक की वेलोसिटी v है। हमको पता है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास होती है m1v1 + m2v2 अपॉन m1 + m2। तो उस फॉर्मूले को यूज़ करके हम यहाँ पे देख सकते हैं VCM की वैल्यू v/2 आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वैल्यू कंडीशन बी के अंदर। तो हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की वैल्यू भी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वैल्यू भी हमको मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगी जब वो मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की v/2 है इज इक्वल टू 2as, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है इसलिए नेगेटिव आ गया है। और हमने लिया है कि इवेंट बी के बाद में जो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होता है वो है डेल्टा r2। तो यहाँ हमने डेल्टा r2 लिख लिया। तो डेल्टा r2 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी v²/8g। यहाँ पे v क्या चीज़ है? v है इवेंट b पर अपर ब्लॉक की वेलोसिटी। इवेंट b में अपर ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको a से b तक जाने में अपर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी हुई होगी ये भी हमको निकालना पड़ेगा। अगर ये हम निकाल लेंगे तो बाकी सारी कैलकुलेशन हमने करके रखी हुई है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमको अब ए से बी तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी पड़ेगी अपर ब्लॉक की वेलोसिटी को निकालने के लिए इवेंट बी में। तो देखिए यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड वी अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम फ्रॉम ए टू बी। WET का मतलब है वर्क एनर्जी थ्योरम। ए से बी तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं। ए और बी क्या है, ये इवेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या होगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम ए टू बी। ब्लॉक नीचे वाला जो है उसकी तो कोई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, अपर जो ब्लॉक है उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा इवेंट ए से बी तक जाने में, हमको पता है कि टोटल ब्लॉक कितना ऊपर गया है 8 mg/k से ऊपर गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया ये, ठीक है। वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, हमको पता है वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है हाफ के x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x इनिशियल स्क्वायर माइनस x फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने लिखा हुआ है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि आप यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करना मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप कर सकते हैं आसानी से। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू आ जाती है ये 32 m/k अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाई जी। और इस फोर्थ इक्वेशन को अगर आप थर्ड इक्वेशन में यूज़ करते हैं तो आपके पास में आ जाता है डेल्टा r2 जो कि है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास आफ्टर इवेंट बी के बाद में सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चलेगा ये आपको यहाँ से मिल जाता है। और जब ये आपको मिल जाता है तो आपको पास में डेल्टा r2 की वैल्यू सॉल्व करने पर आती है 4 mg/k। ये आप करके देख सकते हैं, 4 mg/k डेल्टा r2 की वैल्यू आएगी। अब हमको पता है कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2। डेल्टा r1 वो डिस्प्लेसमेंट है जो कि हमने ए से बी तक जाने में निकाला था सेंटर ऑफ मास का, और डेल्टा r2 वो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का जो कि इवेंट बी के बाद में होता है। तो डेल्टा r1 और डेल्टा r2 को आप ऐड करते हैं, दोनों 4 mg/k आ रहे हैं, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट आता है सेंटर ऑफ मास का वो आ जाता है 8 mg/k, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से सॉल्व करें बिना सॉल्यूशन देखे, और जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कर पाएंगे तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करें और अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करें। ओके देन, थैंक यू, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।